नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षिता साहब। मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें। मजबूत शुरुआत के बाद एक सीमित दायरे में कारोबार दिखाई दिया है आज। अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स को देखें, मिड कैप पे जरूर शुरुआत में दबाव आया था। ऊपर के स्तरों से मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट से ज्यादा गिरा था एक बार की, लेकिन वो भी अब रिकवर हुआ है, तो ये अच्छे संकेत है बाजार के लिए। आज सबसे बड़ी खबर जो आई है वो है सेविंग बैंक डिपॉजिट के रेट में एसबीआई ने कटौती की। 4% से घटा के 3.5% कर दिया। 1 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट पर ब्याज की दरों को, और इसका फायदा हुआ है पीएसयू बैंक इंडेक्स को, जो 3-3.5% के आसपास ऊपर इस वक्त भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सारे सरकारी बैंकों में उछाल आता हुआ और कमजोर नतीजों को भूल गए हैं। जो शुरुआती संकेत थे हमारे पास वीकेंड के दौरान आए हुए नतीजे, उसको भूलकर अब बाजार आगे बढ़ रहा है। कैपिटल गुड्स, मेटल, ऑयल एंड गैस, कुछ और सेक्टर जहां से मिली है मदद। और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? आज कॉल में खरीदारी हो रही है। इनफैक्ट नजदीक के कॉल राइटर्स जो हैं 11,100-200 वाले, वो अपनी पोजीशन काट भी रहे हैं। तो कॉल के राइटर्स की पोजीशन कट रही है, शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं आप। और ऊपर अब 10,300 पे तो पहले से ही बाइंग चल रही थी, अब 10,400, 10,500 के लेवल पर भी बाइंग शुरू हो गई है। तो कॉल में ये जो बढ़ोतरी हुई है उसके चलते करीब 7.5-8% इंडिया विक्स बढ़ा है और 12% के आसपास फिर से आ गया है। 12-12.5 का बड़ा रेजिस्टेंस है, और अगर इसके ऊपर बाइंग आती है तो बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। तो विक्स पे हम नजर रखेंगे, लेकिन फिलहाल तो उस रेजिस्टेंस के अंदर ही। और सेंसेक्स निफ्टी देखें इस बीच, जहां पर हमने देखा है एक अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। ऑफ कोर्स ये फ्यूल्ड है बैंकों की रैली से। 38 अंकों का उछाल इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जो इनफैक्ट सुबह से 100 पॉइंट के गेंस को होल्ड करने में कामयाब रहा है। और अभी भी आप देखेंगे तो करीब 140 अंक ऊपर है। लेकिन आज का हीरो अगर कोई इंडेक्स है वो बैंक निफ्टी है। यहीं पर हमने देखा सबसे ज्यादा जोश। मिड कैप इंडेक्स ऑफ कोर्स स्ट्रगल कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने की। 250 पॉइंट की बढ़त इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। तो आज इस शो में हमारी नजर कहां होगी? आखिरी सौदा में आज बाजार की इस तेजी को क्या क्रेडिट पॉलिसी से मिलेगा जोश? इस पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। क्या है उम्मीदें? हमारा पोल भी आपके लिए लेकर आएंगे। जुलाई के ऑटो बिक्री के आंकड़ों से पहले क्या रणनीति बनाएं, इस पर होगी चर्चा। आज से खुलने वाले एसआईएस के आईपीओ में निवेश करें या बचें, इस सवाल का जवाब भी लेंगे। कल से खुलने वाले कोचिन शिपयार्ड के इशू पर क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये भी जानेंगे। साथ ही कल आने वाले पावर ग्रिड के रिजल्ट कैसे रहेंगे, इस पर आवाज का पोल आपको बताएंगे। और रोज की तरह कुछ ही देर में क्या लॉन्ग करें और क्या शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल 3.25 BTST या STBT। और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा है सबसे ज्यादा एक्शन है तो बैंक्स में ही वो तेजी का मूव बनता दिखाई दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि इन्होंने वो बड़ा डिसीजन लिया है काफी सालों बाद अपनी सेविंग्स दरों में कटौती करने का। 2 टियर रेट्स अब देखने को मिलेगी सेविंग्स अकाउंट के लिए। स्टॉक 4% भागा। अब उम्मीद बढ़ गई है कि अगस्त 2 की क्रेडिट पॉलिसी में रेट का डेफिनेटली आएगा। और बाकी बैंक्स में भी हमने देखा है काफी जोश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक से आईसीआईसीआई बैंक जैसे जहाँ पर जमकर तेजी बनती हुई दिखाई दी है आज के सत्र में। इसके अलावा आप देखिए मेटल्स की चमक फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जेएसपीएल, टाटा स्टील आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छी तेजी है। वेदांता, हिंडाल्को जैसे दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है एक अच्छा खरीदारी का मूव भी बनता दिखाई दिया। 3% से ज्यादा का उछालन काउंटर्स में। इंडेक्स में बढ़त एलएनटी नंबर्स के बाद चमका है। ओएनजीसी, पावर ग्रिड और मारुति में भी हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी आती हुई। और टेक्नोलॉजी में आज हमने देखा है काफी दिनों बाद एक तगड़ा पुल बैक। इन्फोसिस 1000 के पार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं मिड कैप कंपनियों पर, जहां पर आज हमने देखा है काफी एक्शन है। तो तिरुमलाई एक स्टॉक जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई। एडीएफ फूड्स, बलरामपुर चीनी 2.5% ऊपर। इनफैक्ट बलरामपुर के अभी नंबर्स आए जहां पर हमने देखा है बिट्टा में 111 करोड़ का मेरे ख्याल में एक आंकड़ा देखने को मिला रेवेन्यू का। और डिटेल्स लेकर आएंगे कंपनी की ओर से। इन्फीबीम, प्रेस्टीज, एस्टेट जैसे काउंटर्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रिजल्ट्स के लिहाज से देखें तो आज श्री सीमेंट में 4% की बढ़त। श्रीराम ट्रांसपोर्ट की परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 4% ऊपर। सिंटेक्स में 4% की तेजी देखने को मिली। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है सिंटेक्स के। और टोरेंट फार्मा अभी नंबर्स आए, यहाँ पर भी करीब 4% की तेजी बनती हुई। और आइए चार्ट पे नजर डालते हैं। निफ्टी की बात करेंगे। आज 10,000 के ऊपर टिके हुए हैं हम, और यहाँ जिस तरह से आप कॉल बाइंग देख रहे हैं तो ये तेजी कहाँ तक जाती है इसी पर सबकी नजर है। आपके सामने फिलहाल ये जो चार्ट है ये पिछले 3 दिनों का है और 3 सेशंस का है ये हम कहेंगे। और इसकी वजह यह है
कि हमने गुरुवार को ऊपर के लेवल से गिरावट देखी, शुक्रवार को नीचे कंसोलिडेशन, पुल बैक, 10,000 के ऊपर हम बंद हुए। उसके बाद आज आप देखिए तो ये जो पिछली क्लोजिंग थी इसके ऊपर एक गैप के साथ हम खुले हैं और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। बहुत धीमी रफ्तार है लेकिन ऊपर की तरफ जा जरूर रहे हैं। तो नीचे के लेवल हमने होल्ड किए हैं। अच्छा, ऊपर जो हम अटके हैं पिछले तकरीबन 1.5-2 घंटे के दौरान, सबसे पहले इस पे नज़र डालते हैं। ये जो आप देखिए गुरुवार की जो गिरावट आई थी तो शुरुआत में तो टॉप आउट होता हुआ लग रहा था, लेकिन जब जोर से गिरा तो ये पॉइंट था, ये एक स्विंग हाई बन जाता है बाजार में, और इस स्विंग हाई के आसपास से हमने रेजिस्टेंस लिया है जो तकरीबन 10,080 के करीब के लेवल थे। तो आज के हाईज अगर आप देखेंगे आपको 10,070 पे नज़र आएगा। तो हम इस स्विंग टॉप के आसपास से घूमे हैं और वो आज के लिए इंटरेस्टिंग पिवट पॉइंट भी है। तो डबल रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस चार्ट को अब आप अगर थोड़ा और करीब से देखें तो यहाँ आप ये पाएंगे यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये जो नया शोल्डर है वो काफ़ी ऊपर निकल गया है, लेकिन ये जो नेक लाइन बनती है उस पर आप नज़र रखिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है जो बनती है 9,950 के आसपास। तो 9950 इस समय बेहद अहम लेवल है। अगर उसके नीचे जाएंगे तो ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आपको आता हुआ दिखाई देगा और उस लिहाज से दबाव बढ़ेगा। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, सिर्फ यही एक बात नहीं है, बल्कि आप देखिए 9,450 से लेकर हमने जो पूरी तेज़ी दिखाई है अभी तक 10,113 के करीब तक, उसका अगर आप रिट्रेसमेंट भी लें तो ये जो हमने शुक्रवार के लोज बनाए हैं यहाँ पर तकरीबन 1/4 तेज़ी जो है रिट्रेस होती है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है तेज़ी के मार्केट में। तो इस लिहाज से भी 9950 फिर से हमारे लिए एक तेज़ी की पोजीशन का स्टॉप लॉस बनता हुआ नज़र आएगा। और एक अच्छी बात है जो आप ये नीचे ऑसिलेटर्स देख रहे हैं RSI, ये अभी भी पॉजिटिव जोन में बना हुआ है। तो जब तक मोमेंटम ऑसिलेटर्स वीक नहीं होते यहाँ पे टॉप कंफर्म नहीं होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि बाजार ऊपर के लेवल पर अटका ज़रूर है, लेकिन अभी तक इमीडिएट टर्म में इसका हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। सारे संकेत फिलहाल ये कह रहे हैं कि बाजार का मोमेंटम बरकरार है। अभी हम फिर से कोशिश करेंगे 10,115 के हाईस तक जाने की या इसके ऊपर निकलने की। निफ्टी के चार्ट से ये संकेत आते हैं हमारे लिए। हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर क्या कहता है? आज हमने जिस तरह से रिकवरी देखी है मिड कैप्स में शुरुआती गिरावट के बाद, तो उससे ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव स्विंग ही आया है। 57 के आसपास के आंकड़े फिलहाल हमें नज़र आ रहे हैं और ये लगातार इसी आंकड़े के करीब चल रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। पिछले शुक्रवार की भी क्लोजिंग यही थी और आज फिर से हम वही लेवल देख रहे हैं आज तक। आप जी हाँ, और आप देखिए कंसोलिडेटेड खरीदारी का मूव अब आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर लग रहा था कि बाजार थोड़ी सी आज सुस्ती दिखाएगा और बैंक निफ्टी शुरुआत में थोड़ा सा ढीला था। हमारे साथ राहुल शाह हैं। राहुल, इनफैक्ट बैंक्स में ही पूरा एक्शन तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पहले बैंक निफ्टी पर एक कॉल दीजिए और साथ ही आज के जो आउट परफॉर्मर है या फिर आज का जो लीडर ऑफ द ट्रेंड सेटर है SBI, क्या नई खरीदारी के लिए तैयार है काउंटर या फिर काफी भाग चुका है आज के आज ही? अर्शदा, देखें तो लास्ट 2 से 3 आई थिंक 3 सीरीज के अंदर से कंटिन्यूसली बैंकेक्स का आउट परफॉर्मेंस रहा है और लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी मेरे ख्याल से बैंकेक्स ही आउट परफॉर्म करने हैं। तो हमने बैंकेक्स का अभी भी आगे जाते आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, जब तक ये 24,780 के नीचे बंद नहीं आता है तब तक। तो लॉन्ग मार्केट बनाए रखे, फ्रेश लॉन्ग से बिल्ड किया जा सकते हैं 24,750 के स्टॉप लॉस के साथ। 25,500 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। टोरेंट फार्मा पर हमारी नजर गई थी, जहां पर नंबर्स आए हैं और काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का, उसके बाद स्टॉक रैली कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन लगभग 50% का, क्या सलाह होगी इसमें? क्या तेजी के फेवर में हैं आप? आई थिंक ओवरऑल देखें तो फार्मा के स्टॉक्स के अंदर हमने मिक्स ट्रेंड देखा और काफ़ी सारे लार्ज कैप्स के अंदर नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिला है, एक्सेप्ट बैरिंग अपार्ट ऑरोबिंदो फार्मा का। तो मैं मानूंगा कि नियर टर्म के अंदर टोरेंट का भी जो है चार्ट देखते हैं और जब पोजीशंस देखते हैं तो मैं मेरे ख्याल से साइडवेज तो नेगेटिव ही रहा है। आज जरूर थोड़ा लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, तो फ्रेश लॉन्ग्स किए भी जा सकते हैं। 1296 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 1360 तक आ सकता है। राहुल, SBI लॉन्ग करेंगे आज करीब 12-13% की पोजीशन यहाँ पर बन रही है। PNB में 12% की पोजीशन बन रही है और इवन एक्सिस में भी 6% के आसपास का एडिशन है। जी
जिस तरह से PSU बैंक्स में हम लगा रहे हैं और SBI बहुत ही लगा रहा है चले लास्ट 5 से 6 सीरीज के अंदर, आज थोड़ा एक्शन जरूर देखने को मिला है, लॉन्ग्स भी बिल्टअप देखने को मिला है। मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग्स किया जा सकता है। स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है और कन्विंसिंगली ये 303 के ऊपर ही रहा है। तो मैं मानता हूँ कि 303 के एक स्टॉप लॉस से 325 के लक्ष्य के लिए डेफिनेटली लॉन्ग किया जा सकता है SBI ये लेवल से। फेयर नफ, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर हमने देखा है ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। वी गार्ड ये ऑफ कोर्स 7-8% नीचे है, मेरे ख्याल में कैश में ज्यादा टूट रहा है, वायदे में 7% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्या सलाह होगी आपकी? आई थिंक वी गाइड अवॉइड करिए, वॉल्यूम्स थिनली रहता है स्टॉक के अंदर और वॉलेटाइल भी काफ़ी रहा है, तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा वी गार्ड के अंदर। साथ ही आप एक अगर राय ITC पर भी दे सके, क्योंकि ये तो एक हॉट फेवरेट रहा है, लेकिन आज इस तेजी में थोड़ा सा स्लगिश मूव दिखा रहा है। 7% का ओपन इंटरेस्ट चेंज, स्टॉक देखिए करीब 2% नीचे, इस पर क्या राय बन रही है? आई थिंक ITC देखें तो मेरे ख्याल से लास्ट 2 वीक्स एक स्टॉक 280 और 295 के रेंज में रहा है, तो अभी जब तक ये 296 कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं करता है, मैं मानूंगा नहीं कि फ्रेश लॉन्ग ऐड किया जा सकता है, स्टॉक साइडवेज रह सकता है। तो आई थिंक नो ट्रेड जोन में रहेगा। 296 क्रॉस करता है तो लॉन्ग कीजिए और 278 टूटता है तो मेरे ख्याल से एक बार शॉर्ट करके चलिए। इन्फीबीम क्या ट्रैक कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इन्फीबीम ट्रैक नहीं कर रहा हूँ तो कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट इन्फीबीम में भी हमने देखा है काफ़ी तगड़ा मूव आता हुआ, 7-8% का उछाल। मेरे ख्याल में लोग रिलीव्ड है कि अब जो पहले प्लान था कि शायद इन्फीबीम भी बात कर रहा था स्नैपडील से, और स्नैपडील ने खुद मन बना लिया है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, तो यहाँ पर भी एक रिलीफ रैली ऑफ सॉर्ट्स आती हुई दिखाई ज़रूर दे रही है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे, आपको बताएंगे क्या ट्रेड लिया जाए। हमारे साथ जुड़ेंगे संदीप जैन ट्रेड्स फॉर ब्रोकिंग के, और किरण जाधव से भी होगी चर्चा। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आखिरी सौदा में आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे साथ। अब ट्रेड्स फॉर ब्रोकिंग के संदीप जैन और किरण जाधव .com के किरण जाधव जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। किरण, पहले आपसे कॉल लेना चाहेंगे। इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी रिकवरी सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप में भी नीचे से आई है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो हम नए हाइस बनते हुए हाल में देख ही चुके हैं, लेकिन अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें, क्या इस पर आपका कोई व्यू है? क्योंकि ये बार बार अटकता है। आज भी हमने देखा कि शुरुआत में अच्छे खुले थे हम, लेकिन फिर मार्केट ब्रेथ कमज़ोर हो गई, मिड कैप में काफ़ी मुनाफा वसूली आई। क्या व्यू बन रहा है आपका? हमेशा प्रदीप जी हमने देखा है कि पहले इंडेक्स चलता है, फिर इंडेक्स रुकता है, वो रुकने के बाद फिर आपको मिड कैप स्मॉल कैप में आपको मूव देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मिड कैप इंडेक्स में भी ट्रेड होता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि इधर से थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद अगर निफ्टी चलता है तो ये भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। पर जो कि निफ्टी पे व्यू थोड़ा कॉशियसली बुलिश है इस लेवल्स पे, क्योंकि मंथली चार्ट्स का आज फर्म हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, और जिस जगह बैंक निफ्टी है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है। तो मेरा मानना है कि कॉशियसली बुलिश ही ट्रेड करते रहना चाहिए। अगर निफ्टी मिड का इंडेक्स देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो कि अभी 4790 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो इधर एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 4740 का, जो कि जिसके नीचे अगर चलना चालू कर देता है तो निफ्टी भी शायद करेक्टिव मूव देखने को मिल सकती है। तो कॉशियसली बुलिश ही रहना चाहिए इस लेवल पे। लेवल आपने क्या बताया यहाँ पे? 4740। इसके लिए निफ्टी मिड 50। ओके, निफ्टी मिड 50 के लिए बता रहे। ओके। कुछ लेकिन स्टॉक्स जहां पर आज हमने देखा है एक्शन डेफिनेटली बना है। ऑफ कोर्स बैंक्स लीड कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने देखा है एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है मेटल कंपनियों में भी, खासकर स्टील स्टॉक्स। इस पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी किरण। टाटा स्टील, JSPL जैसे काउंटर्स यहाँ पर समय समय पर थोड़ा ब्रीदर लेकर इन काउंटर्स में तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो आज की ये 3% की छलांग कितनी टिकाऊ है, और क्या आप तेजी का हिस्सा बनना चाहेंगे?
बिल्कुल हर्षद जी, तेजी का ही हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि आज जो हमने मूव देखी है, लास्ट 2 दिन का जो नेगेटिव मूव था उसको निगेट कर चुका है। और ये सब हुआ है पहले आधे घंटे में ही, और उसके बाद कंटिन्यूअसली हम एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। नीचे से अच्छा डिमांड आना ही चाहिए, और जिस तरीके की ओपन इंटरेस्ट एडिशन टाटा स्टील में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है काफी अच्छी मूव देखने को मिलेगी। करीबन 11% ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ अगर आप ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि टाटा स्टील एक कंटेंडर रहेगा जो कि एक नया हाई बनाते नजर आएंगे। और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि आज का हाई है 572 का, जो कि पिछला स्विंग हाई भी था। तो ये रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक होते हुए हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं, पर एक बार 572 निकल जाए तो 590 तक की अपसाइड खुलती नजर आएगी। तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, और मेरा मानना है कि टाटा स्टील एक आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरेगा। बलरामपुर चीनी, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि इसमें अब 6 से 7% का उछाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू में लगभग 37% की बढ़त देखने को मिली है। 1136 करोड़ पर यह आंकड़ा है, जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में 827 करोड़ का आंकड़ा था। अब आप देखिए मार्जिन थोड़े से ट्रिम हुए हैं जरूर, लेकिन प्रॉफिट में एक अच्छी वृद्धि देखने को मिली। 120 करोड़ का आंकड़ा है 110 करोड़ के मुकाबले। EBITDA लेवल पर भी 11% की बढ़त देखने को मिल रही है। 6% की तेजी, लेकिन इन नंबर्स पर क्या सही कॉल मार्केट ले रहा है? संदीप जैन, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, सर्टेनली बलरामपुर चीनी की एक खास बात है कि पूरे शुगर स्टॉक्स में सबसे अगर कोई स्ट्रांग कंपनी लगती है मुझे फंडामेंटली तो बलरामपुर चीनी लगती है, और प्लस FNO में ये स्टॉक है, एकमात्र स्टॉक है शुगर सेक्टर का। तो ये भी एक कॉशियस रहने का पॉइंट होता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग भी अगर जब भी करेक्शन का फेज आएगा शुगर स्टॉक्स में तो उस टाइम पे सबसे पहले इस स्टॉक की भी पिटाई होने के चांसेस रहते हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बाकी शुगर स्टॉक्स में जिस तरीके के उछाल आए हैं, इसकी उछाल थोड़ी हेल्दी थी, और बैलेंस शीट भी हेल्दी, और रिजल्ट्स भी लास्ट ईयर के जो सेम क्वार्टर है उसके हिसाब से अच्छे आए हैं। और लास्ट क्वार्टर वैसे इसी जो लास्ट क्वार्टर गया था उसमें प्रॉफिट्स और भी हायर थे। तो मेरे हिसाब से मार्केट ने इनफैक्ट रिजल्ट के हिसाब से एक बार काफ़ी वॉलेटिलिटी आज दिखाई है। तो आज के दिन तो मैं फ्रेश लेने की राय नहीं दूंगा, बट जहां पे भी ये 150-55 का जो लेवल है यहाँ पे आए तो सर्टेनली बाइंग करके चलना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ। ओके, एक और स्टॉक जिसमें नतीजे के बाद उछाल आया है वो मुझे दिखाई दे रहा है टोरेंट फार्मा का, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तकरीबन 6% के आसपास की तेज़ी जब आखिर मैंने देखा तो यहाँ देखने को मिली थी, और इसका नतीजा आप देखिए मुनाफा करीब 35-36% बढ़ा है। संदीप, क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है इस नतीजे को देखकर इस वक्त एंट्री लेंगे? 1300 के ऊपर चल रहा है ये शेयर। देखिए 650-625 के लगभग रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है जैकपॉट में आपके चैनल पे मेरी तरफ से। वैसे मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वैसे नहीं है और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते आया है, और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। बट स्टिल राय यही दूंगा कि बाकी फार्मा स्टॉक्स सस्ते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ प्राइस करेक्शन, मतलब वैल्यूएशन के लिहाज से ये 25-26 के पी मल्टीपल पे चलता है। कई स्टॉक अब लार्ज कैप्स भी हैं जो सस्ते चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक मिड कैप फार्मा स्पेस में एक अच्छा परफॉर्मर रहा है। बट स्टिल जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करें, और जिनको लेना है नया वो थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो टोरेंट फार्मा में भी हम देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव आता हुआ, लेकिन इस समय के कुछ परफॉर्मर्स मूवर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम बिल्ड होने लगा है। पीटीसी भी इनमें शामिल है, करीब 3 से 4% का मूव कुछ ही देर पहले शुरू हुआ। इस पर किरण आपकी क्या सलाह होगी? 118 पर ट्रेड कर रहा है पीटीसी एट द मोमेंट। पीटीसी चार्ट पैटर्न तो काफी स्ट्रांग है, कंसिस्टेंट हायर बॉटम ही बनाता जा रहा है, और जो करेक्शन आया था पिछले हफ्ते वो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म करके वापस एक बार अच्छा वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी अपमूव देखने को मिल पाएगी। लास्ट स्विंग टॉप 120-121 का लेवल है, वो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये एक बार निकल जाए तो फिर 127-129 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर अभी कोई लॉन्ग करता है तो 115 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए पीटीसी पर आती हुई, और ये एक स्टॉक है जो लगातार काफ़ी मजबूत रहा है और लगातार आपको इस शो में तेज़ी की कॉल देते भी रहे हैं।
और ये मोमेंटम बना हुआ है, इसको फिलहाल कोई डेंट नहीं लग रहा। श्री सीमेंट देखिए, एक और स्टॉक नतीजे के बाद आज करीब करीब 4 दिन का वॉल्यूम एक दिन में होता हुआ दिखाई देगा आपको इस काउंटर पे, और अब ये दिन के हाईस पे चल रहा है। इस स्टॉक पे किरण, क्या आप एंट्री की राय देंगे? श्री सीमेंट काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है और लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। अभी ही चाहिए, और इधर स्टॉक लॉस 17,000 का थोड़ा सा डीप डाउन है, पर ये डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है, तो मेरा मानना है कि डिलीवरी का स्टॉक लॉस 17,000 में बनता है, और टारगेट्स के लिए इजीली हम 20,000 के ऊपर के लेवल जल्दी देखने को मिल पाएंगे, जल्द यानी करीबन 1 महीने के अंदर। एजुकेशन से रिलेटेड स्टॉक्स में ये जो हम फिलहाल तेज़ी देख रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर एजुकेशन, हमने पहले शुक्रवार को NIIT में तेज़ी देखी थी, आज एप्टेक तगड़े वॉल्यूम के साथ चला है। संदीप जैन, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई वाकई ठोस वजह है? क्या कॉल देते हैं आप? ठोस वजह तो है। देखिए प्रदीप जी, NIIT देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है फंडामेंटली, और NIIT टेक में अच्छी खासी स्टेक रखता है। तो NIIT टेक जिस तरीके से चला उसके हिसाब से कोरिलेशन में ये स्टॉक चला नहीं था। मैंने GST पिक के हिसाब से आपके चैनल पे ये स्टॉक दिया हुआ है। NIIT इट वाज एट अराउंड मतलब 87, 88 और 78 से रिकमेंडेड स्टॉक है हमारे यहाँ पे ये। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के परसों रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स थे, मतलब एक नॉमिनल प्रॉफिट से करीब 10 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट था। और उसको ही देखते हुए एपटेक में भी, जहाँ पे खुद स्वयं राकेश झुनझुनवाला जी चेयरमैन है, और इनफैक्ट उनके स्टॉक्स में से आई थिंक फेवरेट पोर्टफोलियो में फेवरेट स्टॉक्स में से है ये। और रीज़न भी है क्योंकि जिस तरीके से GST और जो सरकार डिजिटाइजेशन और सारी चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर एजुकेशन को एक बूस्ट मिलेगा। और आजकल ये B2C के साथ साथ B2B कंप्यूटर एजुकेशन का जो एक बेनिफिट मिलता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो या स्कूल्स में पढ़ाना हो, और प्लस ये यूनिवर्सिटीज़ और ये सब भी बना रही है NIIT। तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर एजुकेशन स्टॉक्स अच्छे हैं। और NIIT एक परसों बड़ा उछाल दिया 12-13% का, तो थोड़ा अगर जहाँ पे भी करेक्शन आए तो बिल्कुल ले 125 के टारगेट के लिए। और एपटेक में भी मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं एंट्री नहीं भी ले तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल अपना सकते हैं। ओके, तो मौके होंगे डिप्स पर खरीदारी करने के इन काउंटर्स में, लेकिन फिलहाल ऑटो कंपनियों पर फोकस करते हैं, जहां पर धीरे धीरे मोमेंटम तो जरूर आज देखने को मिला है। मारुति आयशर जैसे काउंटर्स हैं जिनमें कुछ तेजी का मूव बनता दिखाई दे रहा है। और कल जुलाई के आंकड़े इशू होंगे, क्या उम्मीद की जा सकती है, कैसा रहा है ये बीता महीना, इस पर एक चेक लेंगे। सोनम मेहता हमारे साथ है। सोनम, क्या एक्सपेक्ट करें जो कल ऑटो नंबर्स आएंगे? GST के बड़े पड़ाव को तो अब ऑटो सेक्टर ने पार कर लिया है, तो अब यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे रही है, बल्कि हर एक सेगमेंट में वॉल्यूम्स मजबूत रहे हैं क्योंकि इन्वेंट्री बिल्डअप किया जा रहा है हर एक जगह पर, और इसका फायदा इन सारी कंपनियों को मिलने वाला है। खास करके 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स का प्रदर्शन तो बेहतरीन रहेगा, जहाँ पे अब तक जो बारिश रही है वो उम्मीद से बेहतर रही है, तो रूरल डिमांड मजबूत रहा है। स्टॉक्स पर से बात करें तो मारुति से मजबूत आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगा, जहाँ पे कंपनी के अभी भी काफ़ी गाड़ियों को बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। M&M के ऑटो सेल्स बेहद ही फ्लैट रहेगी, जहाँ पे एक्सपोर्ट फ्रंट पर अभी भी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट का प्रदर्शन M&M का मजबूत रहेगा। 24% का जंप साल दर साल देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स के केक में परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट दिखाई देगा, जहाँ पे MHCV से तो अच्छा प्रदर्शन दिखाई देगा, लेकिन पैसेंजर व्हीकल का प्रदर्शन कमजोर रहेगा, जहाँ पे कुछ नए लॉन्चेस मिसिंग है अभी भी कंपनी की तरफ से। अशोक लेलैंड से आप जबरदस्त आंकड़ों की उम्मीद रख सकते हैं। साल दर साल आपको जबरदस्त 19% का जंप देखने को मिलेगा, जहां पे MHCV और LCV दोनों में बिक्री मजबूत रही है। 2 व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो से बेहद ही फ्लैट प्रदर्शन दिखाई देगा, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स में सुधार जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर दबाव अब भी बना हुआ है। वही हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स को रूरल डिमांड मजबूत रहने के कारण मदद मिलती हुई दिखाई देगी, दोनों से डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। और फाइनली आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की बिक्री का जबरदस्त मोमेंटम अब भी जारी है, डबल डिजिट ग्रोथ वहां दिखाई देगा, और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर रहेगा। ओके, तो इस पूरे लिस्ट पे अगर आप देखें, मुझे लगता है अशोक लेलैंड और शायद आयशर, ये 2 पिक्स नजर आती हैं। संदीप जैन, क्या कहेंगे आप? देखिए, अशोक लेलैंड सर्टेनली अच्छा लगता है, जिस तरीके से मैनेजमेंट की क्वालिटी में एक ज़बरदस्त एनहांसमेंट आया है, और प्रोडक्ट्स में, और ओवरऑल जो कंपनी ने पिछले कुछ 1.5-2 सालों में जो एक चेंज लाया है ओवरऑल, तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड सर्टेनली फंडामेंटली भी अच्छा लगता है और टेक्निकली भी बहुत अच्छा लगता है। डाउनसाइड रिस्क भी बहुत ज़्यादा लगती नहीं है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस
क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बेहतरीन ही आने वाला है। आइशर मोटर एक देखिए अलग ही स्टोरी है, वो तो मतलब लॉन्ग टर्म बेट है, ट्रेडिंग कॉल्स दे ही नहीं सकते हैं, और जिस तरीके का वहाँ का भी मैनेजमेंट क्वालिटी है और जो उनके प्रोडक्ट्स है, जो एक्सेप्टेंस है, वो तो इनफैक्ट अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल बने रह सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे एक अगर नॉर्मल ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो मुझे 35% की ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी अब 20% 19% पे आ गई है, अभी भी वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगते हैं? देखिए यहाँ पे वैल्यूएशंस, प्रदीप जी, ऐसा लगता है कि लोग वैल्यूएशंस को देख ही नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इन सबको बाय एंड होल्ड और फॉरगेट वाली स्टोरी में चलते हैं, और सबके ये डार्लिंग स्टॉक्स होते हैं। जिस तरीके के प्राइसेस है, रिटेल इन्वेस्टर्स घुसते नहीं हैं, और अगर 20-25% की भी कैगेट से कंपनी ग्रो करे, क्योंकि बेस बड़ा होते जा रहा है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा लगती नहीं है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे कोई जब डाउट नहीं होता है, और प्रोडक्ट्स की जो एक्सेप्टेंस है मार्केट में जब दिखता है, तो मुझे लगता नहीं कि जल्दी से बहुत ज़्यादा कोई बड़ा करेक्शन आएगा। बट स्टिल आई एम नॉट अ बायर इन दिस स्टॉक, ये बात मैं पहले से डिस्क्लोज कर दूं। मुझे समहाउ हीरो होंडाज एंड बजाज ऑटोज ऑफ द वर्ल्ड ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन वैल्यूएशंस पे। ओके, तो चलिए फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। देखना होगा नतीजे यानी बिक्री के आंकड़े कैसे आते हैं, और उस पर फिर से रिएक्शन कल देखा जाएगा। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे निफ्टी में इस वक्त आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स की राय। लौटेंगे तो और आप देख रहे हैं आखिरी सौदा। बाजार में जोरदार तेजी का मूव बना हुआ है। ऐसे में निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, निफ्टी स्ट्रैटेजी की बारी है, जो हम हर रोज 3 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। वैशाली पारेख की राय, 10,130 के टारगेट के लिए निफ्टी में आप तेजी की पोजीशन लेकर जाएं। 2 से 3 दिनों में लेवल्स अचीव होंगे, और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 9,960 पर। मुदित गोयल वहीं निफ्टी पर बाई कॉल दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 10,010 पे, टारगेट 10,150 के, यानी नए स्विंग हाई बनते हुए, नए ऑल टाइम हाई बनते हुए देख रहे हैं वो 1 से 2 दिनों के अंदर। किरण, आपकी कॉल? लॉन्ग करने की सलाह होगी, पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठ रहा है, तो कॉशियसली बुलिश हूं, और उसी के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हर एक निवेशक ने करना चाहिए इन लेवल्स पे। तो मेरा टारगेट करीबन 10,130 आ रहा है, और अभी के लिए स्टॉप लॉस 10,000 का रखना चाहिए। संदीप वागले, क्या सलाह होगी आपकी? आफ्टरनून अर्शदा बाय करके चलेंगे, 10,010 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 10,150। ओके, तो ये फिलहाल लेवल्स 10,150 वो अपर बैंड निफ्टी का, जिस पर हमारे जानकारों की नजरें बनी हुई हैं। एक और स्टॉक जो इस समय अच्छी रैली दिखा रहा है वो है पावर ग्रिड, 4% का उछाल, और अब आप देखेंगे 223 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस कंपनी के नतीजे पेश होने वाले हैं कल। इनफैक्ट कंपनी अपने नंबर्स पोस्ट करेगी, क्या एक्सपेक्टेशन है? वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, आखिरी 1 घंटे में धमाकेदार तेजी दिख रही है, अब क्या उम्मीद है? देखिए, शायद बाजार कहीं ना कहीं इस कंपनी के बेहतर नंबर्स को फैक्टर इन कर रहा है, और दरअसल नंबर्स इस कंपनी के काफ़ी बेहतर भी रहेंगे, क्योंकि इस कंपनी की जो कमीशनिंग एक्टिविटी है उसमें काफ़ी तेज़ी आई है, जो ओवरऑल डिमांड है उसमें काफ़ी सुधार आया है, वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है, और जो मर्चेंट प्राइसेस है वो भी काफ़ी फर्म रहे हैं, तो इसका काफ़ी हद तक फायदा इस कंपनी को मिलेगा। हमारा अनुमान है कि जो एस्टिमेटेड रेगुलेटेड इक्विटी बेस है इस कंपनी का, उसमें करीब 21% के आसपास का जंप रहेगा, जिसका काफ़ी हद तक फायदा इस कंपनी को मुनाफे में होता हुआ दिखाई देगा। जहां करीब 21% के आसपास का जंप रहेगा, 1800 करोड़ से बढ़ के ये 2180 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो सेल्स है उसमें अच्छा खासा करीब 19.5% के आसपास का जंप रहेगा, 7,255 करोड़ के आसपास से आ सकता है, और मार्जिन्स में कंपनी के काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। हमारा अनुमान है कि 88.4% से बढ़ के ये 89% के आसपास आ सकता है। हालांकि एक याद रखें कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वहाँ कुछ बढ़त की उम्मीद है, तो अगर कहीं से डिसअपॉइंटमेंट आया तो हो सकता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट से हो जहाँ पे बढ़ोतरी हो, लेकिन हमारा अनुमान है कि एबिटा मार्जिन्स भी कंपनी के काफ़ी हद तक फर्म रहेंगे। तो एक बेहतरीन क्वार्टर इस बार पावर ग्रिड से आपको देखने मिलेगा। शुक्रिया वरुण, आपका। पावर ग्रिड से एक शानदार नतीजे की उम्मीद, और ये स्टॉक ऐसे भी काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस लगातार दे रहा है हमारे साथ। तब हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं इस वक्त, यूटीआई म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर अजय त्यागी। त्यागी साहब, स्वागत है आपका। ये जो कोर सेक्टर है इकोनॉमी का, जिसमें पावर ग्रिड की हम बात कर रहे हैं, एल&टी भी ऐसी एक कंपनी है जो इस सेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है, और नतीजे अच्छे दिखे हैं, नतीजों के बाद अपग्रेड्स भी आए हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक नया निवेश का साइकिल
शुरू हो रहा है वाकई में और बुलिश होना चाहिए इस सेगमेंट के लिए? अभी तक इस तरह के कोई बहुत सपोर्टिव आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं जिससे कि पता चले कि हमारा कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस बाउंस बैक कर रही है। यदि आप आईआईपी नंबर्स को देखें या फिर ओवरऑल प्राइवेट कैपेक्स का नंबर को देखें तो उनसे तो ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बाउंस बैक आने वाला है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप इसको एक बहुत ही लंबे दृष्टिकोण से देखें तो पिछले 7-8 साल में जिस तरह से हमारे आईआईपी नंबर सेकुलरली एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में गए हैं, हमारा प्राइवेट कैपेक्स एक तरह से स्टॉल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर है इकोनॉमी में कि देर नहीं तो सवेर ये सब आंकड़े वापस से ऊपर की तरफ जाने चाहिए। और गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास लगा रही है उसी दिशा में। गवर्नमेंट कैपेक्स एटलीस्ट लास्ट 2 साल में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ज़रूर आप बोल सकते हैं कि जिसको रिवर्जन टू मीन बोलते हैं कि वो प्ले आउट करेगा आज नहीं तो कल, लेकिन फ़िलहाल तो कोई ऐसे सॉलिड आंकड़े हमारे सामने नहीं है जिससे कि पता चले कि ऑलरेडी ये एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं। इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं वो अब ऑन ग्राउंड एक्टिविटी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है और हम सुबह में भी बातचीत कर रहे थे कि अगर इस ग्रोथ को और फ्यूल करना है नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या रहेगा, और ज़्यादातर जानकारों की यही ओपिनियन है कि अगस्त 2 को अगर रेट कट आ जाता है 4 बेसिस पॉइंट का, वो काफ़ी होगा थोड़ी सी और जान डालने के लिए इकॉनमी में। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अजय जी, और क्या फिर ऐसे में बैंक्स फोरफ्रंट पर रहेंगे निवेश के लिए भी? देखिए, हमारा खुद का अनुमान तो यही है कि 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन आना चाहिए पॉलिसी में परसों। जहाँ तक उस 25 बेसिस से कितना इम्पैक्ट आएगा, मेरे हिसाब से 2 चीज़ों को समझना यहाँ ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर निवेश की बात है, प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखता है। अगर आप इकोनॉमिक वाइड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देखें, ये 2007-8 के वर्ष में जब ये पीक पे थी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन 90% की तरफ था। लोएस्ट अगर आप देखें 2012-13 में तो करीबन ये 60% की तरफ था, और आज की तारीख में ये 70% के नीचे है, क्लोज टू 70% बट स्टिल लोअर। तो 25 बेसिस पॉइंट कट होने से प्राइवेट सेक्टर वापस निवेश करना शुरू कर देंगे, मेरे हिसाब से ये मान लेना भी ठीक नहीं होगा, बिकॉज उनको अपना खुद का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले देखना होगा। बट डेफिनेटली 25 बेसिस पॉइंट कट से कंज्यूमर डिमांड ज़रूर बढ़ेगी। आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे हो गए, अपने ऑटोमोबाइल्स हो गए, वाइट गुड्स हो गए, डेफिनेटली कंज्यूमर्स को एक और इंसेंटिव मिल जाता है कि सेविंग से अलग हटके थोड़ा अपना कंजम्पशन की तरफ को जाएं, और उस दिशा में अगर कंजम्पशन बढ़ती गई तो अपने आप जाहिर तौर पे आज नहीं तो कल जिन इंडस्ट्रीज और जिन प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगी, और फिर एक वर्चुअस साइकिल प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की शुरू होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। ओके, लेकिन ये बताइए, आप सरकारी बैंकों पे बुलिश हैं क्या? जो सेविंग बैंक के रेट घटे हैं, हम एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे, आधे % से सेविंग डिपॉजिट सस्ता हुआ, करीब 1/3 डिपॉजिट सेविंग बैंक के हैं और उसमें से 90% 1 करोड़ से नीचे वाले हैं। तो SBI के लिए एक 13-14 बेसिस पॉइंट का इमीडिएट गेन बनता है मार्जिन पे, और दूसरे बैंक भी फॉलो करेंगे, तो ये तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है तेज़ी के लिए। जी बिल्कुल, अगर आप खाली इस आंकड़े को देखेंगे, सेविंग्स अकाउंट सेविंग्स रेट नीचे आए हैं और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, तो बिल्कुल ज़रूर। लेकिन हमारा व्यू पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे अभी भी नेगेटिव है। हमारे सोच में जिस तरह से पिछले 5 से 10 साल में प्राइवेट सेक्टर ने अपना मार्केट शेयर गेन किया है, आने वाले 5 से 10 साल में भी प्राइवेट सेक्टर अपना मार्केट शेयर गेन करेगा, और हो सकता है कि पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से गेन करेगा, क्योंकि अभी भी भारत के ज़्यादा करके PSU बैंक्स किसी न किसी मुद्दे में फंसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, चाहे वो NPA प्रॉब्लम हो, चाहे वो जैसे वो बैंक मर्जर्स की बात चल पड़ी है, बैंक मर्जर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो।
और उनकी कंपैरिजन में जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो ज़्यादा निम्बल फुटेड हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। पिछले 4-5 साल में जब देश में क्रेडिट ग्रोथ कम रही है तो टॉप 5-6 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ फिर भी 20% के दायरे में या 20% से भी ऊपर रही है। तो जो मार्केट शेयर गेन्स का जहाँ तक सवाल है और ग्रोथ का सवाल है, हमें लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी भी अच्छे हैं। जहाँ तक आपने 25 ये सेविंग्स रेट कट की बात करी, मुझे लगता है कि SBI को फॉलो करते हुए एटलीस्ट कुछ टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अपना सेविंग्स रेट नीचे करेंगे। हो सकता है कि सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक ना करें, बट ऊपर के 2-3 बैंक जिनका खुद के सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स, कासा डिपॉजिट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, वो कर सकते हैं। तो वो गेन हमको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो देखना होगा यहाँ पर कौन फॉलो करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। फिलहाल कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, और एलिकॉन इंजीनियरिंग 5% ऊपर है, 63 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये काउंटर। सिकल लॉजिस्टिक्स में हमने देखा है अच्छी तेजी की बढ़त चाल बनती हुई, और गृह फाइनेंस जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी बन रही है। संदीप जैन, इनमें से कोई जो आपके रेडार पर है, स्पेशली एलिकॉन इंजीनियरिंग, क्या आप ट्रैक करते हैं? नहीं, मैं वैसे करता नहीं हूँ, बट मैंने काफ़ी आपके चैनल पे ही कुछ एक्सपर्ट्स को भी इसके ऊपर रिकमेंडेशंस देते हुए सुना है और पिक में भी सुना है, उस हिसाब से देखा। बट ओवरऑल मैं थोड़ा सा मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से और फंडामेंटल्स के लिहाज से मैं कन्विक्शन नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करता और इस पर मैं राय भी नहीं दे पाऊंगा। बाकी ग्रो फाइनेंस की बात करें तो वो भी अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ग्रो फाइनेंस थोड़ा सा मुझे अब थोड़ा रिचली वैल्यूड लगता है, बट चूंकि जिस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें निवेशित है और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देती आई, और फंडामेंटली अगर बैलेंस शीट को देखें तो सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से एक सबसे मजबूत बैलेंस शीट में से आएगी। बट स्टिल मैं कहूँगा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लेना ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अभी ये जो नई जो गोल्ड लोन कंपनीज है, ये लोग नया एक एंट्री लिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में, तो मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम फाइनेंस है, इन पे नज़र दी जा सकती है। ओके, भारत फाइनेंशियल्स पे क्या कहेंगे संदीप जैन? आप देखें आज जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट तो कई आई हैं, लेकिन मॉर्गन स्टैनली पे खास तौर पे मेरी नज़र इसलिए पड़ी कि उन्होंने 2-3 केस दिए हैं। उनका जो बुल केस है वहाँ पे वो 1300 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, और बेस केस में वो कह रहे हैं 950 का टारगेट, तो वो भी 100 रुपये ऊपर है, लेकिन बुल केस 1300 का टारगेट क्या लगता है आपको? देखिए, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस बिजनेस पे जो बुलिशनेस थी मेरी, उससे थोड़ी कम हुई है सर्टेनली, क्योंकि जिस तरीके से कैश कलेक्शन का ही काम है तो थोड़ा सा एक स्लो डाउन आया उस सेक्टर में। बट भारत फाइनेंस की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी अलग हो गई। एक तरीके से एवरीवन इज रनिंग आफ्टर द कंपनी। पहले इंडसइंड बैंक की आई थी न्यूज़, और अब कहीं ना कहीं RBL काफ़ी एग्रेसिवली पीछे पड़ा, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस तरीके के IVs चल रहे हैं, एक तो रिजल्ट था पहले, और जिस तरीके के IVs चल रहे हैं, अगर आप एट द मनी कॉल पुट का प्रीमियम देखते हैं, क्योंकि मैं कई बार देखना पड़ता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ी न्यूज़ होती है तो IVs बहुत बड़े हुए रहते हैं, और आप देखिए करीब करीब 80-90 रुपये का एट द मनी के दोनों साइड के प्रीमियम है, करीब 10%। तो बहुत बड़ी कोई न्यूज़ आने वाली ऑफिंग में है। तो ये जो बुल के सिनेरियो जो आज सुबह मैं हर्षिता जी को भी सुन रहा था इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताते हुए, तो कहीं ना कहीं ये 1350 तो थोड़ा सा ओवर बुलिश हो गया। बट सर्टेनली जिस तरीके से RBL स्वधार के थ्रू भी काफ़ी एग्रेसिव हो रखी है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में, तो अगर RBL और ओवरऑल मैनेजमेंट की क्वालिटी तो बेहतरीन कहनी पड़ेगी, तो अगर उनके हाथ में जाता तो सर्टेनली कुछ इस स्टॉक का और भी ज़्यादा मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ग्रोथ आ सकती है और कंपनी में भी ग्रोथ आ सकती है। सो लेट्स सी, मेरे हिसाब से जो भी इसमें पोजीशन ले वो कैश मार्केट में ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। FNO में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी और IVs जब रहती है तो स्टॉप लॉसेज थोड़े हिट होने के चांसेस रहते हैं, या फिर डीपर स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। तो मतलब उम्मीद है कि RBL के साथ डील होगी तो वो और अच्छे वैल्यूएशन पे हो, क्योंकि इंडसइंड से ऐसा माना जा रहा था कि 800 से ऊपर का वैल्यूएशन देने को वो तैयार नहीं थे, लेकिन अब RBL शायद ऊपर का वैल्यूएशन देने को तैयार हैं। पर वो डील होने के बाद फिर इन टारगेट्स का क्या मतलब रहेगा देखना पड़ेगा। अगर मर्जर हो गया तो फिर ये टारगेट शायद कभी एक्चुअल में आपको आते हुए नज़र ना भी आए, लेकिन इस स्टॉक पे आज तो इस रिपोर्ट से रिएक्शन पॉजिटिव दिखाई नहीं दिया है। फिलहाल हम BTST या STBT की तरफ पढ़ रहे हैं तो उस पर नज़र होगी। फिर अगर आप देखें कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स आए हैं, जयश्री टी, टोरेंट फार्मा, PTC, प्रेस्टीज एस्टेट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर पिछले कुछ मिनटों के दौरान हमने मजबूती
और बढ़ते हुए देखी है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो है कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर वो आपको इस वक्त ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। आज लगाओ कल कमाओ की रणनीति के साथ वो BTST स्टॉक कुणाल सरावगी का पहला आता हुआ आपके सामने। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का फ्यूचर स्टॉप लॉस 1000 पे, टारगेट 1050 के होंगे। श्री सीमेंट पर भी इनकी बाई कॉल है, फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस 18,200 का, टारगेट 18,700 का बनता हुआ नजर आ रहा है। अनुज दीक्षित की राय भी आपकी स्क्रीन पर आएगी और अनुज के रेडार पर BEL है, तेजी करके चले 184 का टारगेट यहां और 176 पर रखिएगा स्टॉप लॉस। पेट्रोनेट LNG में भी तेजी का एक कॉल, 212 का टारगेट, स्टॉप लॉस 199 पर लगाए। किरण यादव और संदीप बागले हमारे साथ है। किरण बताइए आप क्या पिक करेंगे? मेरा पहला स्टॉक होगा टाटा स्टील, जहां पे मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूं। 563 का स्टॉप लॉस सेट करूंगा और टारगेट्स के लिए 580 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा BEML, जहां पे स्टॉप लॉस 1700 का होगा और 1770 के टारगेट्स कल देखने को मिल जाने चाहिए। बागले साहब, मेरा पहला कॉल होगा पावर ग्रिड, जिसमें मुझे क्लियर ब्रेकआउट दिखता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि कल रिजल्ट है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकता है, लेकिन पैटर्न क्लियर है। 221 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 228। और दूसरा होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसमें 1011 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट होगा 1050। ओके। और इस बीच आप निफ्टी देखिए, जिनके हाईस पे 10,077-78 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। किरण, अगर मेरा अंदाजा सही है, आपका आज के लिए रेजिस्टेंस यहाँ 10,070 के आसपास का था? हाँ, 10,070 का ही था। सवेरे मॉर्निंग कॉल में मेरे टारगेट 10,070 के दिए थे और मेरा मानना था कि इधर एक बार टेस्ट कर जाएगा। पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि कॉशियसली बुलिश रहना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि बुधवार को पॉलिसी मीटिंग है। तब तक तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। पॉलिसी के बाद पड़ेगा कि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो काफी अच्छी करेक्टिव मूव देखने को मिल सकती है। फिलहाल बढ़कर 10,130 हो चुका है, लेकिन सुबह भी किरण ने आपको यहाँ पर बाई कॉल ही दी थी और उस बाई कॉल का टारगेट अचीव हो गया है। अब देखना होगा कि अब इनकी जो निफ्टी की अगली कॉल है जो इन्होंने अभी दी है 10,130 के टारगेट के साथ, वहां तक पहुंचने में निफ्टी कितना वक्त लगाता है। निफ्टी बैंक करीब 300 पॉइंट ऊपर तो ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है और सेंसेक्स डबल सेंचुरी बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि मार्केट ब्रेथ इस वक्त नेगेटिव है प्रदीप, लेकिन वो क्योंकि मिड कैप्स की ओर से ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं आया है आज, लेकिन आज आप देखिए फार्मा कंपनियां तभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। ITC जैसे दिग्गज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और TCS जो सुबह में थोड़ी सी कोशिश कर रहा था इन्फोसिस के साथ चलने की, वहां पर भी ऊपरी लेवल से दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंक्स लेड ही ये मूव है, उससे आगे ज़्यादा काउंटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट अजय, आपकी राय में फार्मा कंपनियों पर लेना चाहूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ही मिक्स्ड बैग है खबरों का। लुपिन के लिए जहां पर एक अच्छी खबर आई कि US FDA की ओर से गो अहेड मिल गया है, उसके बावजूद स्टॉक नहीं रिएक्ट कर रहा है। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स देखकर दूसरे काउंटर्स में भी थोड़ा सा डर बैठ गया था कि कितना गहरा प्रेशर रहेगा US प्राइसिंग इश्यूज का। फंड्स के पर्सपेक्टिव से कितना कम एक्सपोजर इस समय आप रखना प्रेफर करेंगे स्पेस में? इनफैक्ट हमारे कुछ फंड्स ने इस सेक्टर के अंदर अपना एक्सपोजर बढ़ाना शुरू कर दिया है और हमारे कुछ फंड्स ऑलरेडी फार्मा सेक्टर में ओवरवेट हैं और हमारा जो 6 महीने से साल भर का व्यू है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर, वो ये है कि जो इस सेक्टर की प्रॉब्लम है वो बेसिकली US से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो 2 तरह की प्रॉब्लम्स कंपनीज को आ रही हैं। पहला तो ये कि कुछ कंपनीज के ऊपर US FDA ने ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं जिसके चलते वो अपने एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके फ्रेश अप्रूवल्स नहीं आ पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कुछ 2 या 3 बड़ी कंपनी सेक्टर की जूझ रही हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे हमने 3 या 4 महीने पहले देखा था कंपनीज लाइक कैडिला इस प्रॉब्लम से निकल के आई और उसके बाद अच्छा खासा उनके अंदर एक एक्सपेक्टेशन बन गई ग्रोथ की। बाकी कंपनीज के अंदर भी जैसे ही ये ऑब्जर्वेशंस लिफ्ट होंगी और कंपनीज करेक्टिव एक्शन करके US FDA को सेटिस्फाई करेंगे तो हमको एक सिमिलर ग्रोथ पाथ उनमें भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये टाइम करना बहुत मुश्किल होता है कि अगले महीने होगा या 3 महीने बाद होगा, तो इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने से साल भर का टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ेगा। जो दूसरी प्रॉब्लम कंपनीज को US में आ रही है वो प्राइसिंग प्रेशर की है।
तो अगेन अगर आप लास्ट 10 साल का यूएस के प्राइसिंग प्रेशर या प्राइसिंग मूवमेंट का चार्ट देखें तो हर 2-3 साल में ऐसा होता है कि प्राइसिंग डिक्लाइन या प्राइसिंग इरोजन डबल डिजिट में चला जाता है। कुछ साल पॉजिटिव रहता है, ज़्यादा करके 4 to 5% ऑन एन एवरेज लास्ट 10-12 साल में नेगेटिव प्राइस इरोजन रहा है। पिछले साल ये डबल डिजिट पहुंच गया, इस साल एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये डबल डिजिट था। मार्केट मान के चल रहा है कि ये डबल डिजिट प्राइस इरोजन इज़ द न्यू नॉर्मल, ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमारे अनुमान में ये चीज़ वापस से रिवर्स होगी, जो डबल डिजिट प्राइसिंग इरोजन है ये वापस रिवर्स होकर एक सिंगल डिजिट में आएगा, जिसके चलते वापस से कंपनीज की री रेटिंग होगी। सो यू विल हैव टू हैव अ टाइम फ्रेम फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू प्ले आउट, बट सिंस यू कैन नेवर बिल्ड एक्सपोजर राइट एट द बॉटम, तो आपको थोड़ा आगे का सोच के एक्सपोजर बिल्ड करना पड़ेगा। जैसा मैंने बोला, हमारे कुछ एक फंड्स ऑलरेडी एक्सपोजर इसमें बिल्ड कर चुके हैं और ओवरवेट पोजीशन ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी वजह से अपने इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं कर पाए हैं। आज आखिरी तारीख है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, लेकिन अभी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि ये तारीख बढ़ा दी गई है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण बताइए। देखिए, दरअसल हमें जो जानकारी मिली है और अब जाके तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी औपचारिक तौर पर बोला है, वो ये है कि 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ा दी गई है। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन लगातार सीएनबी से आवाज पे खबर हम लोग दिखा भी रहे थे किस तरह से जो टैक्स पेयर्स है उनको परेशानी आ रही है। अंतिम समय में वेबसाइट हैंग कर रहा है, कई बार वेबसाइट खुल भी नहीं रहा है, तो काफी लाखों इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक परेशानी बन गया था। कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि आखिर अब क्या करें, अगर नहीं भर पाएंगे तो उनको फिर दिक्कत होगी। सरकार एक तरफ कह रही थी कि हम डेडलाइन एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन ये बात लगता है सरकार तक पहुंची और संसद भवन में हम लोग थे यहाँ पे, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी माना कि वाकई शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं। मुझे लगता है उन शिकायतों को देखते हुए वेबसाइट लगातार जो हैंग कर रहा था, काम नहीं कर पा रही थी, उसे देखते हुए और ज्यादा समय देने का फैसला लिया गया है और अब 5 अगस्त तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि बेहतर है कि अंतिम दिन का इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम दिन का इंतजार करने की वजह से ही कई बार वेबसाइट पर ज्यादा लोड पड़ जाता है और फिर वेबसाइट हैंग होने लगती है। तो कम से कम अभी राहत है उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, अब वो 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये खबर अगर आप शनिवार को देते लक्ष्मण जी तो आपको सारे सीए की बहुत दुआ मिलती, क्योंकि मेरे जितने सीए मित्र हैं वो सब लगे हुए थे फाइल करने में और इस वीकेंड में सो नहीं पाए। इसमें दिक्कत ये होती कि जिन लोगों ने शनिवार से लेके अब तक फाइल की वो लोग भी नहीं भरते, तब कहते चलो 5 अगस्त तक का वक्त लग गया। इसलिए सरकार आमतौर पर ये आखिरी समय पे ही ऐलान करते है एक्सटेंड करने की बात। चलिए, आज तो ये सारे लोग सो पाएंगे जो टैक्स फाइल करने में लगे हुए हैं और थोड़ी चैन की सांस लेंगे। 5 दिन का अतिरिक्त समय मिला है, लेकिन साथ ही सरकार की अपील कि आप जल्द से जल्द फाइल कीजिए, आखिरी तारीख तक इंतजार मत कीजिए। 5 अगस्त हो चुकी है अब आपके लिए फाइलिंग की आखिरी तारीख, जो अगले शनिवार को होगी मेरे ख्याल से। अब अगस्त में 5 अगस्त की तारीख है, बिल्कुल शनिवार तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका। आज बाय द वे सारे देश में रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन की भी आखिरी तारीख है और जिस तरह से हमें खबरें मिल रही है कि कोई बहुत उत्साह नहीं है हर जगह। मुंबई में हालांकि कंप्लायंस काफ़ी अच्छा है, पर फिर भी आधे से भी कम प्रोजेक्ट ही रजिस्टर हुए हैं, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। संदीप जैन, आपका क्या व्यू बनता है इस रेरा का? क्या इम्पैक्ट फिर दिखाई देगा? जो लोग रजिस्टर नहीं हुए वो प्रोजेक्ट अब बिकेंगे नहीं, उनकी सेल बंद होगी, क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये आना तो था ही। ये कंप्लायंस जिस तरीके से ये एक सेक्टर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का एसेट क्लास बन चुका था, वही आप देखिए स्टॉक मार्केट में, और सेबी जिस तरीके का एक रेगुलेटर, मजबूत रेगुलेटर है, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स के और एसेट क्लासेस के रेगुलेटर्स थे और अब इसका आया है, तो सर्टेनली एक बार शॉर्ट टर्म में तो देखिए थोड़ी तकलीफ होगी। और जिन बिल्डरों ने जिस तरीके से भी किया पास में और देखा है हमने भी कि रियल एस्टेट कंपनीज ने जो भी अपने नेटवर्थ के साथ किया या शेयर होल्डर्स के फंड्स के साथ किया, और ओवरऑल रियल एस्टेट में भी अभी एक अच्छी खासी एक तेजी बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं अब रुक गई और कहीं ना कहीं यहाँ पे होलिस्टिकली धीरे धीरे ग्रो करेगी। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जो एक तरीके से लल था, कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत रुझान बढ़ते हुए लगेगा। तो ओवरऑल और दूर दराज की जो ज़मीनें बढ़ रही थी प्राइजेस, वहाँ पे अब कहीं ना कहीं लगाम लग रहा है। एंड रेरा की अगर बात करें तो सारे रियल एस्टेट प्लेयर्स जो पहले से जो कंप्लायंट और कुछ लिस्टेड प्लेयर्स जो अच्छी कंपनीज है उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो छोटे बिल्डर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल
पर्सनली क्वालिफाइड भी नहीं है और थोड़े बहुत 2-4-5 सालों में जब रियल एस्टेट में बूम आते हैं, अपने आप को बिल्डर बोल के जो घुसते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। बट फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ सर्टेनली गुड। बट ये थोड़ा सा जीएसटी के फ्रंट पे थोड़ा ये हुआ कि जो फ्लैट ऑनर्स है, जो फ्लैट्स रजिस्टर करवा रहे हैं, वहाँ पे जीएसटी की रेट्स को लेकर थोड़ा वो रहा है। बट ओवरऑल आई फील कि इट विल बी अ वेरी गुड डिसीजन। जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स है वो सब लोग इसके तहत आ जाएं और सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज हो जाती है तो ये सेक्टर भी आने वाले सालों में अच्छा ग्रो करेगा। बाकी शुरुआत में जो थोड़ा कंप्लायंस के लिए स्टाफ वो रहते हैं, स्टिफ रहते हैं लोग, वो भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे सबको आना पड़ेगा कंप्लायंस के नेटवर्क। संदीप, आप तो एमसीएक्स भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। यहाँ पर अपडेट ये आ रहा है कि सेबी की ओर से इन्हें मंजूरी मिल गई है कि 1 साल तक ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के तौर पर भी काम करेंगे। कैसे पढ़ना चाहिए इस खबर को? स्टॉक तो करीब 2% ऊपर है। देखिए, ये स्टॉक तो सर्टेनली अब अच्छा करेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि पास में वॉल्यूम्स बहुत थे और सडनली डिप आया था। और अगर आपको याद हो 1 अगस्त 2012-13 की बात है, 1 साल ठीक 4 साल पहले एनएससीएल का जो एपिसोड हुआ था, उसके बाद से इस एक्सचेंज के थोड़े फेट में फर्क पड़ा। बट ओवरऑल अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑप्शंस आने वाले हैं, और एक इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो AIFs बोलते हैं, वो भी अब रजिस्टर हो रहे हैं ऑप्शंस में और इनफैक्ट MCX में ट्रेडिंग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में MCX एज अ स्टॉक शुड डू वेल। और जो इतने बुरे दिन देख चुके हैं, इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद तो NCDX में तो पर्टिकुलरली वॉल्यूम्स काफ़ी नीचे आए थे और MCX में भी वॉल्यूम्स काफ़ी डिप हो गए हैं। बट अब मुझे लगता है कि हेजर्स आएंगे, हेज फंड्स आएंगे, AIFs आएंगे और ऑप्शंस आएंगे, तो सर्टेनली जो इक्विटी मार्केट के जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो भी यहाँ पे जो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि प्योर फ्यूचर्स में थोड़ा रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो अब सारे ऑप्शंस जब खुलेंगे तो सर्टेनली मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी चाल बन सकती है। और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 1400-1500 के टारगेट्स बहुत आराम से अचीव कर सकता है और डाउन साइड कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगती नहीं है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी की कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। स्पीच आइए देखते हैं आज जाते जाते आखिरी मिनटों के दौरान बाजार में किन स्टॉक्स में खास तौर पे हलचल है। सिटी यूनियन बैंक 5% चला है ये स्टॉक, तकरीबन दुगने वॉल्यूम के साथ। ग्रो फाइनेंस की हमने बात की थी, वहाँ भी तेज़ी है, लेकिन सिटी यूनियन सबको मात देता हुआ। वक्त हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन बागले साहब एक बार नज़र डालेंगे सिटी यूनियन बैंक के चार्ट पे, क्या लगता है? प्रदीप, काफी पॉजिटिव है पैटर्न। एक अहम लेवल 175 का ब्रेक कर रहा है। मुझे लगता है ये 190, 195 बहुत जल्द 1 या 2 या 3 दिनों में जाना चाहिए। शायद 210 तक की भी दौड़ लगा सकता है, बट अब फिलहाल मैं 190, 195 की बात करूँगा। ओके, तो आगे 195 की तैयारी यहाँ पर होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। आखिरी मिनटों में कुछ और काउंटर्स है जहाँ पर हमने देखा एक अच्छी बढ़त देखी गई है। इनफैक्ट शीला फोम भी देखिए प्रदीप, 4.5-5% का उछाल देखने को मिला है। किरण, इस पर कोई कॉल दे पाएंगे? 1365 पर है स्टॉक, 6% ऊपर अब शीला फोम। तो कई हफ्ते पहले भी हमने इस स्टॉक पे चर्चा की थी और इधर से एक अच्छी मूव आएगी ऐसा हमने प्रिडिक्ट किया था। और जिस तरीके के चार्ट पैटर्न से मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने मिलेगी। शायद और 4-5% की मूव बाकी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के नजदीक आते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि और 4-5% की मूव बिल्कुल बाकी है। आखिरी मिनटों में आ चुके हैं आज हम और फाइनली 10,080 के करीब निफ्टी बंद होता हुआ। निफ्टी बैंक 300 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 225 पॉइंट ऊपर। मार्केट ब्रेथ भले ही आपको कमज़ोर दिख रही हो, लेकिन मिड कैप इंडेक्स रिकवर होकर दिन के हाईस के करीब ही फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है। 18,500 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी कही जाएगी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के लिए भी। कुल कारोबार अगर आज का आप देखें 3.5 लाख करोड़ के आसपास का दिखाई दिया है। सीरीज़ की शुरुआत के लिहाज से शायद थोड़ा सा आपको कम दिखता हो, लेकिन कैश मार्केट में तकरीबन 32,000 करोड़ के ऊपर का वॉल्यूम दिख रहा है, जो कि बुरा नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा पार्टिसिपेशन। और कुछ स्टॉक्स जिनकी हम बात कर रहे थे आखिरी मिनटों के दौरान चले हैं, उनमें आप प्रतिभा इंडस्ट्रीज़ को भी शामिल कर सकते हैं, उषा मार्टिन, टोरेंट फार्मा तो था ही, जयश्री टी ने भी आखिरी मिनटों में अच्छी रफ्तार पकड़ी है और यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जी हाँ प्रदीप,
नहीं तो आज तो ऑफकोर्स हम देख रहे हैं बैंक्स में अच्छी खासी बढ़त देखी जा रही है। SBI लगभग 4.5% की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3% का उछाल PNB के नंबर्स कल आएंगे और उससे पहले भी हमने देखा आज थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ICICI एक्सिस बैंक में भी उतनी ही बढ़त और उतना ही इंटरेस्ट देखने को मिला है जितना आज हमने इन सरकारी बैंक मेजर्स में देखा है। पावर ग्रिड कल नंबर से पहले आज 4% भागा है। मेटल्स में टाटा स्टील आउट परफॉर्म कर रहा है 3% ऊपर, इसका साथ वेदांता और दूसरे मेटल कंपनियों ने भी दिया है। हालांकि आज थोड़ी सी बिकवाली हावी है फार्मा कंपनियों ने, उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। सन, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन टॉप लूजर्स हैं। 3.5% तक की गिरावट इन काउंटर्स में दिखाई दी है और ITC के लिए भी आज थोड़ा सा नरम ही सत्र था। ऊपरी लेवल्स पर लगातार बिकवाली के घेरे में ये काउंटर 2% कमजोर बंद। 10,078 ये लेवल्स है निफ्टी के। 64 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, जहां पे शुरुआत थोड़ी सी ठंडी थी। हमने देखा है दोपहर बाद एक अच्छा मोमेंटम और खासकर बैंक्स की अगुवाई में आज ये तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। 25,101 पर बैंक निफ्टी के समाप्ति होती दिखाई दी है। संदीप वागले, बैंक निफ्टी के लिए अब अगले लेवल्स क्या अहम रह गए हैं? क्या सलाह होगी यहां से आगे के ट्रेड के लिए? हर्षिता, व्यू तो बुलिश ही है। हर दिन नए लेवल्स हम देख रहे हैं। मुझे लगता है ये अभी 25,450 480 से 25,500 तक की दौड़ की शुरुआत है। मुझे लगता है 2 से 3 दिन में ये लेवल्स आने चाहिए। ओके, चलिए वक्त है इसके साथ ही इजाज़त लेने का। हमारे सभी मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जैन, संदीप वागले और किरण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अब स्टॉक 2020 का रिजल्ट। और हेमंत ने आज बाजी मारी है करीब 2.25% के रिटर्न के साथ। और आइए देखते हैं कौन से थे वो स्टॉक्स जिन्होंने कमाई की है। काफ़ी सारे बज़र्स नज़र आ रहे थे आज शुरुआत में जब हमने नज़र डाली थी स्टॉक 2020 के, और दिन के आखिर तक जिन स्टॉक्स ने अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है, HEG, SKIL, लैपटेक और ताज GVK, हेमंत की टीम के वो स्टार परफॉर्मेंस रहे हैं। नीरज की टीम के परफॉर्मेंस पे भी नजर डालिए तो देखिए सिंडिकेट बैंक का एक शॉर्ट भी मुनाफा कमा के गया है। ITNL, इंडियन ह्यूम पाइप्स और HSIL के रिटर्न काफ़ी अच्छे दिखाई दिए। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20। नमस्कार।